नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा 23rd यानी कि 23। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि लूसेंट का जो हमारा है, लूसेंट का जो थ्योरी पार्ट है वो आपका कंप्लीट किए हैं, जो 23 नंबर है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद क्या होगा कि इस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसी का थ्योरी पार्ट का यहाँ पर एमसीक्यू पार्ट लाया गया है। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, कहता क्या है कि औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आपको बताना है कि औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन में आपके पास है ए 24 अक्टूबर 1618 दादरा, बी में कहता है कि 24 अक्टूबर 1618 दाहोद गुजरात में, 24 अक्टूबर 1619 आगरा में, और डी में कहता है कि 24 अक्टूबर 1618 दिल्ली में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहां पर हुआ था औरंगजेब का जन्म, तो 24 अक्टूबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह किससे हुआ। ए दिलरास बानो बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा, और डी जोधा बाई। तो आपको बताना है कि औरंगजेब का विवाह जो हमारा 18 मई 1637 को हुआ तो वो किसके साथ हुआ। तो याद रखिएगा, ये हमारे हैं दिलरास बानो बेगम के साथ। देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि औरंगजेब ने दिल्ली में पहली बार कब प्रवेश किया और सम्राट घोषित किया। ठीक है, देखिए दिल्ली में प्रवेश करने के पहले ही क्या किए थे कि वो अपने आप को सम्राट घोषित कर लिए थे। तो आपको बताना है कि दिल्ली में कब वो प्रवेश किए। तो ऑप्शन में आपके पास है ए 1658, बी 1659, सी 1665 और डी 1670। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1659। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि औरंगजेब का गुरु कौन था। ए शेख सलीम चिश्ती, बी मीर मोहम्मद हकीम, और सी अबुल फजल, और डी में कहता है आपका मुल्ला दाऊद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर मोहम्मद हकीम। देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में हराया। ए समरगढ़ का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, और डी हल्दी घाटी का युद्ध। देखिएगा कि समरकंद का युद्ध जो हमारा 1658 में हुआ था, और खानवा का युद्ध 1627 में हुआ, और पानीपत का युद्ध 1526, और हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे तो 1576। तो आपको बताना है कि दारा सिकों को किस युद्ध में औरंगजेब ने हराया था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरगढ़ का युद्ध, यानी कि समरगढ़ के युद्ध में क्या किए थे, औरंगजेब ने दारा सिकों को डिफीटेड किए थे, मतलब हरा दिए थे। अगला प्रश्न 6 नंबर कहता है कि शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी। ए पूना संधि, बी पुरंदर की संधि, सी कांधार की संधि, और डी दिल्ली समझौता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरंदर की संधि। देखिएगा, 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि औरंगजेब के आदेश से गुरु तेग बहादुर की हत्या कब हुई। ए 1665, बी 1675, और सी में कहता है 1670, और डी हमारा है 1679। तो आपको बताना है कि औरंगजेब के आदेश से गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। तो कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1675 में। 8 नंबर कहता है कि जजिया कर औरंगजेब ने कब पुनः लगाया। देखिए, जजिया कर बीच में क्या हुआ था कि समाप्त कर दी गई थी, लेकिन औरंगजेब के जमाने में फिर से क्या हुआ कि स्टार्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि किस डेट में वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ऐसे भी जानते हैं कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य में देखेंगे तो सबसे खूंखार है ना शासक रहे हैं, जो कि अपने ही पिता शाहजहां को बंदी बनाकर है ना काल कोठरी में बंद कर दिया गए थे। तो आपको बताना है कि जजिया कर जो है फिर से स्टार्ट कर दिया गया था, और जजिया कर के बारे में हम आपको डिटेल से वहां पर एमसीक्यू सेट के थ्योरी सेट में आपको बताया गया है, तो उसको आप पहले ध्यान में रख लीजिएगा।
तो आपको बताना है कि जजिया कर कब पुनः लगाया गया। ए में है 1669, बी में 1670 और सी कहता है 1689, नहीं 1679 और डी में कहता है 1681। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1679 में। 1679 में जजिया कर को क्या कर दिया गया था? पुनः शुरू कर दिया गया था। देखिएगा कि जजिया कर हमारा किस पर लगाया जाता है, तो ये देखिएगा कि गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है। जो ये हमारा जजिया कर है, जजिया कर ये किस पर लगाया जाता है? गैर मुस्लिम पर। ठीक है, यानी कि किस पर लगाया जाता है? लेकिन देखिए गैर मुस्लिम तो लगाया जाता है, लेकिन नहीं लगाया जाता है किस पर? तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणों पर यह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई संत है तो उस पर नहीं लगेगा, वृद्ध है तो उस पर जजिया कर नहीं लगेगा, कोई निर्धन है तो उस पर नहीं लगेगा, निर्धन मतलब गरीब है, या कोई पागल है तो उस पर जजिया कर नहीं लगा जाएगा, या अल्पवयस्क मतलब सही तरह से वो युवा नहीं हुआ है, या फिर स्त्रियों पर भी यह नहीं लगा जाता है। यानी स्त्री पर भी आपको जजिया कर इसमें नहीं लगाया जाता है। बाद बाकी जितने भी गैर मुस्लिम है उन पर जजिया कर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किस वर्ष बनाया था। ठीक है, तो बीबी का मकबरा जो है आपका है ना, ए में कहता है 1659, बी में 1669, सी 1679 और डी में कहता है 1689। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1679 में ही क्या किए थे? बीबी के मकबरा को बनाए थे। ठीक है, आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आगे प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बीबी का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी औरंगाबाद में और डी बीजापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि औरंगजेब ने किस वर्ष बनारस के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? ए 1666, बी 1665, सी 1670 और डी 1675। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1665। 12 नंबर सवाल कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए 1605, बी 1607, नहीं 1606 और सी में कहता है 1607 और डी हमारा 1608। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1607 में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1607 में। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि औरंगजेब ने किन हिंदू त्योहार को प्रतिबंध कर दिया? तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो आपको दिवाली, होली, नौरोज क्या है कि ये समाप्त कर दिए थे। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा कहता है कि औरंगजेब ने किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो औरंगजेब बीना बजाने में क्या थे कि वो निपुण थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर कहता है कि औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? ए दिल्ली में, बी आगरा, सी खुलदाबाद रोजा यानी कि डी औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुलदाबाद रोजा। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? ए अबुल फजल, बी बर्नी, सी फ्रांसीसी बर्नियर और डी इब्न बतूता। तो याद रखिएगा औरंगजेब का चिकित्सक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी बर्नियर थे औरंगजेब का पर्सनल चिकित्सक थे। 17 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारा पॉलिटी का सवाल आता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल यानी कि सेशन का 17 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1989 और बी में कहता है 1990 और सी 1993 और डी 1995। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993। यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? ए 1990 का अधिनियम, बी 1993 का अधिनियम, सी 1995 का अधिनियम और डी 2018 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1993 का अधिनियम। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कब संवैधानिक दर्जा मिली? ए 2002 को,
बी 2010 को, सी 2018 को और डी 2021 को। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2018 को। 20 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 338 का बी, सी में कहता है अनुच्छेद 342 और डी कहता है अनुच्छेद 243। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 338 का बी होगा। यानी कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल आपका हो जाएगा 338 का बी। इसको ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? ए 2 वर्ष के लिए, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, नियुक्ति होते हैं, तो मात्र 3 साल के लिए नियुक्ति होते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा है ना, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। यानी कि कैग का यानी नियंत्रक महालेखा का परीक्षक जो है उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष। अब 24 नंबर प्रश्न कहता है कैग के पद से कैसे हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति के आदेश में, संसद की सिफारिश पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर और डी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसद की सिफारिश पर। यानी कैग के पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसद का सिफारिश देना पड़ेगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि कैग संसद की किस समिति का मार्गदर्शक होता है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति और डी कार्यपालिका समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक लेखा समिति के क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि महान्यवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? ए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 165। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 76। महान्यवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या होता है कि महान्यवादी का नियुक्ति होता है। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कहता है 27 नंबर कि राज्य का महाअधिवक्ता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ए अनुच्छेद 74 में, बी अनुच्छेद 76 में, सी अनुच्छेद 165 में और डी में कहता है अनुच्छेद 151 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 165। 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि राज्य का महाअधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल। देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि क्या राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन में आपके पास ए में कहता है कि हाँ और वीटो भी दे सकता है, बी कहता है हाँ पर वोट नहीं दे सकता है, वीटो मतलब वीटो नहीं वोट दे सकता है, कहता है हाँ और वोट दे सकता है, हाँ पर वोट नहीं दे सकता है, सी में कहता है नहीं, डी कहता है केवल विशेष परिस्थितियों में। तो ध्यान रखिएगा कि क्या राज्य का महाधिवक्ता जो है विधानसभा में भाग ले सकता है? तो ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 30 प्रश्न हमारा कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में बोलने का अधिकार रखता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 88, सी कहता है अनुच्छेद 151 और डी में है अनुच्छेद 165। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 88 के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य का महाधिवक्ता के अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में बोलने का अधिकार। अब देखिएगा कि हमारे पास अब बायोलॉजी का प्रश्न आएंगे, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर हमारा क्या था, है ना, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रश्न आगे आएंगे। देखिएगा 31 नंबर सवाल कहता है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम? ए कहता है भोजन का पाचन, बी रक्त का संचार, सी गैसों का आदान प्रदान और डी हार्मोन का निर्माण। तो देखिएगा श्वसन तंत्र का मेन काम है क्या कि गैसों का आदान प्रदान करना। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? कि वेयर डज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस? ए श्वास नली, बी ब्रोंकस, सी एल्वेली, डी डायफ्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलिवेली। एल्वेली में क्या होता है कि गैसों का एक्चुअल आदान प्रदान होता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन तंत्र में विंड पाइप किसे कहते हैं? कि विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द विंड पाइप? ए नाक, बी श्वास नली, सी ब्रोंकस और डी में कहता है एल्वेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वास नली ट्रैकिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एल्वेली की दीवारें कैसी होती है? व्हाट टाइप ऑफ वॉल डू एल्वेली हैव? ए मोटी, बी पतली, सी असमान और डी कठोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ना, देखिएगा तो एल्वेली का दीवारें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा जो होता है पतली होती है। 35 नंबर में सवाल हमारा क्या कहता है कि कौन सी मांसपेशी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है? विच मसल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? ए में कहता है हृदय, बी डायफ्राम है ना, सी पेट की मांसपेशी और डी कहता है जीभ। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो होता है मांसपेशी वो हमारा क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन कौन से प्रोटीन द्वारा ले जाई जाती है ना? विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इज इन द ब्लड? यानी कि ब्लड में ट्रांसफर करने का काम कौन सा करता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी मुख्य रूप से किस रूप में रक्त में ले जाई जाती है? ए हीमोग्लोबिन के साथ, बी प्लाज्मा में घुलकर, सी बाइकार्बोनेट आयन और सी डी में कहता है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से किसके साथ जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइकार्बोनेट आयन के माध्यम से ले जाई जाती है। देखिए कहता है कि ब्रोंकस किससे जुड़ा होता है? द ब्रोंकस इज कनेक्टेड टू विच स्ट्रक्चर? ए श्वास नली, बी एल्वेली, सी डायफ्राम और डी नाक। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, श्वास नली। देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? विच गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। 40 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स कॉल्ड? पेरिकार्डियम, बी प्लूरा, सी पेरिटोनियम और डी डायफ्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लूरा। 41 नंबर प्रश्न कहता है केंद्रीय बजट। अब देखिए यहाँ से हमारा बायोलॉजी का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग का यहाँ से करंट अफेयर का सवाल होगा। अब देखिए करंट अफेयर में हम लोग क्या क्या था कि लोकसभा का जो बजट है, बजट 2025-26 का बजट जो जारी किया गया है, किनके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिएगा हमेशा बजट जो होता है वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अब यहाँ पहला ही सवाल कहता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? ए आत्मनिर्भर भारत, बी सबका विकास, सी सबके लिए समृद्धि और डी राष्ट्रीय निर्माण। तो याद रखिएगा इस बार का बजट जो पेश किया गया है उसका थीम जो है वो है हमारा सबका विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा 42 नंबर प्रश्न कहता है कि बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का कितना रखा गया है? याद रखिएगा 4.4% रखा गया है। 43 नंबर प्रश्न कहता है इस बजट के अनुरूप सरकार का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। तो याद रखिएगा कितना किया है?
1.65 लाख करोड़ किया गया है। इस बजट में कितनी नई वंदे भारत यानी कि जो वंदे भारत ट्रेनें जो है वो पेश की गई है, कितने ट्रेन चलाने की बात कही गई है, तो याद रखिएगा कितना किया गया है, 200 ट्रेन वंदे भारत की रन करेंगे हमारे पटरियों में। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि खेती और खाद्य सुरक्षा हेतु कौन सी नई कृषि योजना शुरू की गई है। ए पीएम किसान, बी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, सी सोयल हेल्थ कार्ड और डी कहता है पीएम किसान सम्मान योजना। तो याद रखिएगा खेती और खाद्य सुरक्षा हेतु नई योजना जो लाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा तो है पीएम है ना प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 प्रश्न हमारा कहता है कि कृषि क्षेत्र में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन यानी मिशन ऑफ है ना एंटोमेनरी बाटा पल्सेस यानी कि आत्मनिर्भरता के लिए जो लाया गया है वो किसके लिए है, तो तूर उड़द और मसूर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा जो है 47 नंबर पीएम आवास योजना यानी कि ग्रामीण प्लस अर्बन के लिए कुल कितनी राशि जो है निर्धारित की गई है। ए में कहता है 78,000 करोड़, बी कहता है 78,126 करोड़, सी है हमारा 80,000 करोड़ और डी में कहता है 76,000 करोड़। तो आपको पीएम आवास जो है ग्रामीण और अर्बन दोनों मिलाकर कितना बजट पास की गई है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78,126 करोड़। 48 नंबर कहता है जीएसटी में संशोधन के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दर कितनी कम कर दी गई, तो याद रखिएगा 12 से 5% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कितने वर्षों का कार्यक्रम घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपके पास है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 वर्ष। अब देखिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है 50 नंबर, बजट के उल्लेखित नॉमिनल जीडीपी यानी कि कीमत सहित विकास दर क्या थी। ए 9.5%, बी में कहता है 10.1%, सी है हमारे पास 8.8% और डी है हमारा 11%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10.1%। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि टोटल इस सेशन में 50 क्वेश्चन हम लाए थे और अब आप देखिए कि आपका 50 क्वेश्चन में कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।